सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। मैं शीतल भाटी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे परिवार टीचिंग एग्जाम TW के प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं सभी प्यारे साथी? आशा करती हूं सभी स्वस्थ व ज़बरदस्त होंगे। तो जल्दी से एक बार सेशन से जुड़ें और कमेंट करें, अपने नाम बताओ कौन कौन है। फिर संधि स्वर संधि आज कंप्लीट कर लेते हैं। काफ़ी दिन हो गए स्वर संधि को चलते हुए। उम्मीद है सभी को समझ में आ रही होगी स्वर संधि। लास्ट हमने यण संधि पढ़ी थी, है ना? तो यण संधि में आपने एक बार मैं आपको बता देती हूँ उसका रिवीजन। ठीक है, सभी इतने जुड़ते रहें जल्दी जल्दी। जब तक सब आते हैं तब तक लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। वृद्धि संधि हमने देखी, वृद्धि एकादेश जिसमें होता है तो ए को ए के बाद ए या ऐ आए तो उसको ऐ वृद्धि होती है। उसके बाद ए या आ के बाद ओ या औ आए तो उसको क्या होती है, औ वृद्धि होती है। एंड देन उसके बाद हमने देखा आपका वृद्धि संधि का अपवाद भी आपको बता दिया मैंने। फिर हमारा आएगा यण संधि। हाँ, यण संधि का पहला नियम हमने पढ़ा था, यदि पद का अंतिम वर्ण ई वर्ण हो और दूसरा पद प्रथम वर्ण से भिन्न कोई, यानी कि प्रथम वर्ण कोई भिन्न स्वर हो तो ई वर्ण के स्थान पर क्या होगा, आ या आदेश हो जाता है। यानी कि एक ऐसी आदेश प्रक्रिया, इसमें ये संधि किससे होती है, तो ये आदेश प्रक्रिया से होती है जो संधि आपकी यण संधि। ठीक है, तो आदेश प्रक्रिया का हिस्सा इसको माना जाता है। अब यण संधि के उदाहरण आपने देखे कि रीति अनुसार, रीत्य अनुसार, उपर्युक्त उपर्युक्त, ये सभी आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे कि हम किस प्रकार से विच्छेद इन सभी का कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम इसका दूसरा नियम देखेंगे और दूसरे नियम के अनुसार हमें, यानी कि इसका क्या करना है। पहले मैं कुछ और उदाहरण आपको दे देती हूँ। जैसे मैं एक शब्द आपको देती हूँ, अब आप इसको बताइएगा पर्यवसान। ठीक है, एक शब्द है पर्यवसान। जैसे एक और शब्द मैं दे रही हूँ आपको उपर्युक्त। जब आप उपर्युक्त का विच्छेद करते हैं तो इसका जो विच्छेद होगा उसी के आधार पर आप इसका विच्छेद भी कर सकते हैं पर्यवसान का। अगर आप उपर्युक्त का विच्छेद देखेंगे तो आप देखेंगे कि पहले ऊपर शब्द आपने लिखा, उसके ऊपर जो र की मात्रा है वो आपका यानी कि आधा र है, इस कारण वो ऊपर पहुंच गया। और मैंने आपको बताया है जब हम संधि कर रहे होते हैं तो जहाँ पर भी य आपको दिखाई देगा तो य के स्थान पर आपको ई की मात्रा चढ़ा देनी है। तो र के ऊपर ई की मात्रा चढ़ा दोगे तो र अब आपका पूरा हो गया। तो शब्द आपका बना ऊपरी, और य में जो स्वर है उसको बाद वाले वर्णों से जोड़ देंगे। तो य में जो स्वर है उसको दूसरी तरफ ले आएंगे। तो ऊपरी और उक्त इस तरह से कर दिया। तो अब सेम आपको ये करना है पर्यवसान। तो आपको क्या लिखना है, पर लिखा, य के स्थान पर ई की मात्रा चढ़ा दी परी। उसके बाद य में स्वर क्या है, तो आप कहेंगे य में ए स्वर है तो उसको इसके साथ जोड़कर लिख देंगे परी, और अवसान तो शब्द क्या हो जाएगा आपका पर्यवसान हो जाएगा। इसी तरह से मैं कहूं पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक। अब इसका संधि विच्छेद आपका क्या होना चाहिए, पर्यवेक्षक। तो पहचानो, बताओ जल्दी इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखो इसका जो विच्छेद है, कई बार जरूरी नहीं है संधि में केवल दो ही शब्द पद आपके आएंगे, तीन पद भी आ सकते हैं। तो इसका जब आप विच्छेद करेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले पर लिखेंगे पर, उसके बाद पर लिखने के बाद य के स्थान पर ई की मात्रा चढ़ा देंगे परी। और आप देख रहे हैं य के साथ में कौन सा स्वर है, तो य के साथ में ए है। तो अब आप ए को इसके साथ जोड़ देंगे परी और अवेक्षक। ठीक है, परी और अवेक्षक क्या हो गई, यण संधि। अब आप अवेक्षक को भी देखें तो अवेक्षक को भी आप तोड़ सकते हैं, इसमें आपकी गुण संधि हो रही है अवेक्षक में। कैसे, अगर आप अवेक्षक को भी तोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका, इधर आपने लिखा परी और इधर आप देखेंगे अव उपसर्ग है ना, और व में आपका ए हो गया और ए किसको हुआ, ई को ए हुआ था। तो यहाँ पर आपका ईक्षक का मतलब होता है देखने वाला, अव, और इधर कह देंगे ईक्षक, ईक्षक है ना। तो यहाँ व में ए है, ईक्षक का ई, तो ए और ई मिलकर इसको क्या हो गया, गुण हो गया। तो दो प्रकार से यानी कि संधि विच्छेद अगर आता है ऑप्शन में, ये ना देके आपको ये समीकरण दे दी जाए तो आप पहचान जाइएगा कि एकदम सही रूप है। ठीक है, तो यहाँ पर परी और अवेक्षक पर्यवेक्षक हो गया। और जब आप इसको और इसका विच्छेद करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर तो आपकी क्या है, यण संधि है, और इन दोनों में आपकी क्या बनी है, इन दोनों में आपकी गुण संधि है।
तो प्रश्न कई बार बन जाता है कि इस शब्द में कौन कौन सी संधि है, यण गुण है, यण दीर्घ है या दीर्घ वृद्धि है। तो इस तरह से दो संधियों के नाम क्रम से जो आपको सही लगेगा, तो क्रम यही है, पहले यण हुई है, यण के बाद उसमें गुण हुआ है। ठीक है, तो परि और अवेक्षक पर्यवेक्षक आपका बनेगा, सारे यण संधि के ही उदाहरण हैं। अब इसका हम दूसरा नियम देखते हैं आपके यण संधि का। पहला नियम क्या था कि ई वर्ण के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, असमान स्वर आए तो। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट नियम देखेंगे आपका दूसरा। वो कह रहा है यदि उ वर्ण के बाद, अब उ वर्ण में आपके कौन कौन से वर्ण आएंगे, उ या दीर्घ उ, है ना। उ वर्ण के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो, उ वर्ण को क्या हो रहा है, उ वर्ण को व एकादेश हो जाता है। क्या होता है, उ के स्थान पर यण संधि में व होता है कि नहीं होता, और इसके नीचे हलंत भी लगा लेना। व आदेश, एकादेश नहीं आदेश होगा, ठीक है, व आदेश हो जाता है। ठीक, अब आप देखेंगे इसकी समीकरण किस तरह से बनेगी। तो ये कह रहे हैं इधर है आपका उ या दीर्घ उ, उसके बाद आपका क्या है, कोई भी असमान स्वर होना चाहिए, है ना, असमान। अगर समान स्वर होगा तो ये आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, है ना। मैंने इधर भी उ लिख दिया, इधर भी उ लिख दिया, तो ये तो दीर्घ का अपवाद हो गया। तो इसलिए इन्होंने कहा असमान स्वर, यानी कि उ नहीं होना चाहिए। उ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो सकता है, ई, ए, ओ, कोई भी हो सकता है, लेकिन उ नहीं होना चाहिए। तो कोई भी असमान स्वर अगर है तो अब ये संधि कहती है कि ये जो उ वर्ण है आपका, इनके स्थान पर क्या हो जाए, व आदेश हो जाता है। ठीक है, इनके स्थान पर क्या होता है, व आदेश आपका हो जाता है। तो इस प्रकार आपकी ये यण संधि का नियम आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है, दूसरा नियम। ठीक, अब आप इसके उदाहरणों से इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ये यण संधि का उदाहरण होगा। देखो, मुझे आज आपकी किसी की कमेंट नहीं शो हो रही है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है ना। कभी आप कमेंट करते चले जाओ, और अच्छा ही है, फिर जब कमेंट पे ध्यान जाता है तो पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। जहाँ भी आपका डाउट रह जाएगा वो आप मुझे डाउट ग्रुप में बता देना। आज के लिए ये माफ़ी चाहूँगी, है ना। वैसे मैं पढ़ाऊँगी ऐसा कि आपका कोई डाउट बचेगा ही नहीं, ठीक है। यदि उ वर्ण के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उ वर्ण को क्या हो रहा है, व आदेश हो रहा है। तो आप देखेंगे जैसे एक शब्द हमने लिखा अनु और एक हमने लिखा एषण, है ना, इसी से आरंभ करते हैं। अब आप देखिएगा जब हम संधि करते हैं क्या करते हैं, सबसे पहले वर्ण का पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण। तो सबसे पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, उ है, और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है, ए है। तो अकॉर्डिंग टू नियम हमारा कह रहा है कि उ के स्थान पर क्या कर दो, वह कर दो, है ना। इसको ज्यों का त्यों रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब आपको क्या करना है, इसको व्यवस्थित पदों में लिख दो। क्या करना है, आपने देखा अनु में से उ निकल गया तो अन हलंत बचता है। उ के स्थान पर आपने क्या करना है, वह करना है, और उसके बाद एषण को ज्यों का त्यों लिख देना है। अब इनको अगर आप जोड़कर लिखेंगे तो आपका अन्वेषण शब्द बनेगा कि नहीं बनेगा। न हलंत है, ठीक है, वह भी आपका हलंत है, लेकिन वह में एक ही मात्रा चढ़ जाएगी तो वह आपका पूरा बन गया। तो शब्द हो गया अन्वेषण, यानी कि ये खोज, अन्वेषण का मतलब क्या होता है, खोज करना। तो ये उस चीज को दर्शाता है, ठीक है। और चलिएगा, जैसे मैं लिखूं अनु और ईक्षण, एक शब्द है अनु और यहां पर है आपका ईक्षण। तो अब आप इस पद को मिलाकर देखिएगा क्या बनना चाहिए। यहां पर आपका उ वर्ण है और यहां पर आपका ई वर्ण है, यानी कि समीकरण बिल्कुल सही बन रही है कि उ वर्ण के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ये जो उ है इसको क्या हो जाए, व हो जाए। अब आप पदों को व्यवस्थित कर दो, आप देखेंगे
कि अनु में से उ गया तो न आपका हलंत बचता है ना, अन बचा, उ को वह हो गया, और इधर ईक्षण पूरा का पूरा पद आपको ज्यों का त्यों लिखना है। ठीक है, तो अब आपका शब्द क्या बनेगा, अन व के ऊपर दीर्घ की मात्रा और शब्द बन गया अनवीक्षण। ठीक है, अब शब्द आपका क्या बन गया, अनवीक्षण बन जाता है। यण संधि आपके सामने उपस्थित है। यण संधि का जो दूसरा नियम हमने पढ़ा, इतनी आसानी से ही बन जाएगा दूसरा नियम भी। ठीक है, इसमें और उदाहरण मैं जैसे आपको कहूं कि मैंने कहा साधु और आदेश, साधु और आदेश। अब आप देख रहे होंगे साधु में आपका उ है और आदेश में आपका आ है, यानी कि असमान स्वर है। तो बिल्कुल नियम के अकॉर्डिंग अब इनको बदलते चलिएगा। उ को क्या कर दे भैया, उ को वह हो जाए। अब आपको क्या करना है, इनको जोड़ते चलो। साधु में से उ निकल गया तो साध आपका हलंत बचता है, उ के स्थान पर वह हो गया, और आदेश पूरे पद को ज्यों का त्यों लिखना है। आपका शब्द हो गया आदेश। अब इसको जोड़कर अगर आप लिखेंगे तो क्या बनेगा, साध्वादेश, है ना। तो साध्वादेश आपका पूरा पद बन जाता है। बोलो समझ में आया अच्छे से कि नहीं आया है। अब फिर मैं इसका विच्छेद करना आपको सिखाऊंगी कि आप संधि का विच्छेद कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं अब आपको कुछ उदाहरण दूंगी जिसको आप विच्छेद में बताएंगे इसका विच्छेद क्या होना चाहिए। एक सेकेंड। अब मैं आपके सामने एक शब्द लिखती हूं, जैसे मैंने लिखा खलवीश। ठीक है, खलवीश एक शब्द लिखा। अब आपको इसका विच्छेद करना है। विच्छेद कैसे करोगे? मैम देखिए अपडेट आया था, अब शो कर रहा है, बिल्कुल है ना, अब शो कर रही है आपकी क्लास कमेंट एकदम। ठीक है, कोमल का दिख गया है, सबकी कमेंट दिख गई हैं। अनोखा यादव चलेगा, आ रही हैं अब धीरे धीरे सभी की कमेंट। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। आते रहो फिर हम पढ़ते चलेंगे। एक सेकेंड मैं भी चेक करती हूँ। हो ही नहीं रहा है। हाँ मुझे कमेंट, लेकिन एप्लीकेशन नहीं चल रहा है मेरे फ़ोन में भी। एक सेकेंड। ठीक ठीक, हाँ हाँ हाँ, लॉग आउट हो गया है। चलेगा भाई, पढ़ना शुरू करते हैं, कोई बात नहीं। खलवीश, तो आप देखेंगे इसका जब विच्छेद करेंगे आपको क्या करना है, पहले खल शब्द को जो आधा अक्षर है, जैसे हम यण संधि का जो पहला नियम है उसमें कर रहे थे। ठीक है, चलेगा। तो खल, तो यहां पर आपने क्या करना है, खल को जो आधा वर्ण है उसको पूरा कर देना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, जहां भी वह आपको नजर आए उसके स्थान पर ऊ की मात्रा चढ़ा देनी है। क्या करनी है, वह की जगह ऊ की मात्रा चढ़ा देनी है। तो आपने देखा खल, जब य के स्थान पर हम पीछे ई की मात्रा चढ़ा रहे थे तो वह के स्थान पर ऊ की मात्रा, और वह में जो आपका स्वर है उसको यहां पर लिखेंगे। ठीक है, वह में जो आपका स्वर है वो यहां पर लिखेंगे। तो खलु और ईश, खलवीश आपका हो गया। और देखिएगा जैसे मैं कहूं आपसे और उदाहरण, वध्वागमन, वध्वागमन। अब आप इसका विच्छेद करेंगे, क्या होगा,
वधु, यहां पर वध को पूरा लिखा और व के स्थान पर ऊ की मात्रा, लेकिन याद रखना वधु शब्द में ऊ आपका दीर्घ होता है, वधु में आपका ऊ आपका दीर्घ होता है, ह्रस्व नहीं होता। वधु और यहां पर जो व में स्वर है आपका उसको आप जोड़ देंगे आगमन, है ना, वधु और आगमन, वध्वागमन आपका हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार। दोबारा करा दो, दोबारा क्या कराना है? क्लास तो चल ही रही है, तुम देख ही रहे होगे, दोबारा से देख लो। ये रहा आपकी यण संधि का पहला नियम, यानी दूसरा नियम जो हम देख रहे थे, उ वर्ण के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो उ व में बदल जाएगा आपका। कुल मिलाकर बात ये है। ठीक है, तो खलु और ईश खलवीश, वधु और आगमन वध्वागमन आपका हो गया। और देखेंगे, जैसे मैं और उदाहरण दूं आपको, मैंने कहा एक मध्वरी, मध्वरी। अच्छा, इसका विच्छेद अब तो मैं आपका देख सकती हूं, आप क्या विच्छेद बता रहे हैं? मध्वरी का विच्छेद बताओ क्या होना चाहिए? मैम दीर्घ और ह्रस्व वाले साधा लिखो। अच्छा, वर्ण लिखवा दो, तो मैंने आपको बताया था ना शुरू में ही। देखो, जैसे आपने लिखा, ज्यादातर सभी में ह्रस्व आएगा, जैसे बहु, इसमें ह्रस्व होता है, लेकिन वधु शब्द आपका दीर्घ होता है ना। वधु आप में, उसमें क्या होता है? वधु दीर्घ शब्द होता है। अब देखो मधु, मधु में ह्रस्व ही होता है। आपको क्या करना है? ध पूरा, उस पर ऊ की मात्रा, और व में क्या है आपका ए स्वर है, और आपने लिख दिया मध्वरी। एक और शब्द मैं कहूं आपसे, जैसे परमाण वस्त्र, परमाण वस्त्र, ये मैंने शब्द लिखा। अब आपको इसका विच्छेद करना है, क्या होगा? थोड़ा सा बड़ा शब्द हो गया। अब आप अपना बस वही फोकस रखो जो मैंने आपको बताया है। परमाण, परमा लिखा, उसके बाद जो आधा अक्षर है उसको पूरा बनाओ, पूरा बना दिया। ण आधा था, उसके बाद अगर वह आ रहा है तो वह की मात्रा चढ़ा दो इस पर, परमाणु हो गया, तो परमाणु। उसके बाद व में कौन सा स्वर है? तो व में ए वर्ण है, तो आप कह देंगे व परमाणु और अस्त्र मिलकर क्या बन जाएगा आपका? परमाणु वस्त्र। शब्द बन गया कि नहीं बन गया? कितनी आसानी से। और देखेंगे, जैसे मैंने कहा शिश्वंग, एक ये शब्द है। अब आपको इसका विच्छेद करना है, तो दिमाग में यही चीजें रहनी चाहिए कि जहां पर आधा अक्षर उसको पूरा करो और व के स्थान पर ऊ की मात्रा चढ़ाओ, है ना। तो जो आधा अक्षर है उसको पूरा करो और व के उसके नीचे ऊ की मात्रा चढ़ा दो व के स्थान पर। अब व में आपका स्वर है ए, तो आपने लिख दिया शिशु और अंग, शिश्वंग आपका हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, इसी तरह से मैंने लिखा अन्विति, अन्विति। अब आप देखो क्या होगा इसका विच्छेद? आपने लिख देना है जो आधा अक्षर है उसको पूरा, अन, है ना। अब जो व है व के स्थान पर ऊ की मात्रा चढ़ा दो। अब व में आपका क्या है? कौन सा स्वर है? तो देखो याद रखना, व के ऊपर न है, लेकिन भले ही ये जो ई की मात्रा ये न के ऊपर नहीं है, ये किसके ऊपर है? वो व के ऊपर है। तो व में कौन सा स्वर है? ई है, और ई भी आपका ह्रस्व है। तो अनु और इति उसको क्या कहा जाता है? अन्विति कहा जाता है। ठीक है, अनु और इति को क्या कहा जाता है? अन्विति कहा जाता है। मैम मधु अरि नहीं आएगा, मम इर आएगा। मम इर मतलब शैली। बताओ, समझ में आ रहा है ना? जो नहीं समझ में आया बता देना। ठीक है, अनु और इति, अन्विति आपका हो गया। और देखेंगे, मैं कहूं अन्वय, अगर आप इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? आधे अक्षर को आप करें पूरा, व के स्थान पर कर दें ऊ, और व में जो स्वर है उसको बाद वाले प्रत्यय से जोड़ दो, तो अनु और अय आपका क्या बन गया? अन्वय बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से इतने सारे उदाहरण कर लिए तो आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा यण संधि का दूसरा नियम, कि यदि ऊ वर्ण के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो तो आपके ऊ को वह आदेश हो जाता है। ठीक है मैम, संधि पहचानने का ट्रिक ये है कि अधिकतर देखो ट्रिक में क्या है कि ट्रिक ये है
कि य और व के साथ में आपको आधा अक्षर नजर आएगा यण संधि में। और ये ट्रिक 100% काम नहीं करेगी, ये भी मैं कह रही हूँ, 90 to 95% ये ट्रिक काम करेगी कि या तो न के साथ और य के साथ कोई ना कोई आधा अक्षर आपको नजर आएगा। जैसे व के साथ आधा अक्षर ये रहा आधा अक्षर, ये रहा आधा अक्षर, है ना। तो व के संयोग में आधा अक्षर और इधर य के संयोग में आधा अक्षर, ठीक है। जैसे पर्यावरण, नदी और नद्यैश्वर्य, दिव्यागमन, सख्यागमन, तो य के संयोग में आधा अक्षर और व के संयोग में आपको आधा अक्षर जरूर नजर आएगा, वहां पर यण संधि होगी। लेकिन ये 100% काम नहीं करेगा, उसके लिए हम और उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ काम कर रहा है, कहाँ कहाँ नहीं कर रहा है, ठीक है। अब चलते हैं हम यण संधि का ही तीसरा नियम, ठीक है, चलेगा। यण संधि का ही तीसरा नियम करते हैं। कह रहे मैम बीच में अपडेट आ गया तो दोबारा बता दो। देखो दोबारा आप क्लास को देख लेना, क्योंकि वही चीज रिपीट होगी, आप दोबारा क्लास को देखोगे तो दोबारा दिख जाएगा। अब यण संधि का आपका तीसरा नियम है र संबंधित, ठीक है। ये थोड़ा सा कठिन आपको लगेगा लेकिन हो जाएगा। कि ये कह रहा है यदि री वर्ण के बाद, ठीक है, री वर्ण में आपका री ही आता है, री वर्ण के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो, कोई भिन्न स्वर आए तो आपका जो री है ना, तो री को क्या हो जाता है, तो भैया री को र हो जाता है। र आदेश हो जाता है, आदेश हो जाता है। ये है इसका तीसरा नियम और महत्वपूर्ण नियम, और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है। सारी कंफ्यूजन आज ही इसकी भी दूर कर दी जाएगी। अब जैसे मैंने लिखा आपका समनियम की री वर्ण है और री वर्ण के बाद आपका क्या आ रहा है, कोई असमान स्वर। री के बाद री आएगा तो आपको पता है ना वो दीर्घ संधि हो जाएगी, तो कोई असमान स्वर। तो ये जो आपका री है इसको क्या हो जाए, इसको र कर दिया जाए, ठीक है, इसको क्या कर दिया जाए, र कर दिया जाए। ये आपका इस संधि का तीसरा नियम आपके सामने, ठीक है। अब इसका उदाहरण क्या होगा, अब ये र भी मानना हलंत कर लेना इस र को, ठीक है। इसमें क्या है, हलंत लगा हुआ है र के नीचे, र आपका हलंत होगा। अब जैसे मैं एक उदाहरण आपके सामने देती हूँ, एक शब्द है मातृ और एक शब्द है उपदेश, ठीक है। एक क्या है, उपदेश। अब आपको केवल और केवल वर्णों को देखना है, शब्द खुद अपने आप बनता चला जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा मातृ, री, इसमें से आपका क्या वर्ण निकलता है, री निकलता है। इसमें है आपका उ, यानी कि अब आपने पहचान कर लिया कि यहां पर असमान स्वर है ना। समान स्वर होता तो आपकी दीर्घ संधि होती, तो असमान स्वर है, आप कंफर्म हो गए। अब नियम के अनुसार नियम क्या कह रहा है कि री को भैया कर दो र, कर दिया। अब वर्णों को कर दो व्यवस्थित। मातृ में से तुमने री निकाल दिया तो मात तुम्हारा हलंत बचता है। अब र के बाद इधर उपदेश को भी लिख दो ज्यों का त्यों, उपदेश को भी आपने लिख दिया ज्यों का त्यों। अब आपका शब्द क्या बनेगा, आप जानते हैं जब संयुक्ताक्षर आपको मैंने पढ़ाए थे तो आपका त और र को मिलाकर क्या बनता है, त्र बनता है कि नहीं बनता, बिल्कुल आपने पढ़ा है। तो आप बस ऐसे ही करो, इनको जोड़ते चले जाओ। शब्द क्या बन जाएगा आपका, आपने लिखा मात, मात्र, ये आपका त्र, क्योंकि र आधा है। अब र को जब पूरा करोगे तो आगे स्वर मिलकर इसको पूरा करेगा। स्वर है उ, तो इसके ऊपर अब आप नीचे उ की मात्रा चढ़ा दो, मातृपदेश, है ना। मातृ और उपदेश, शब्द क्या हो गया, मातृपदेश। एक बार पुनः देखिएगा, मातृ और उपदेश कहा, री को र में बदलना है, केवल और मात्र, है ना। और जब र में बदल दिया तो उस वर्णों को व्यवस्थित कर दो, आपका शब्द बन गया। और देखो मातृ, कई बार बच्चे क्या करेंगे, मातृपदेश कह देंगे, मातृपदेश, जो कि गलत है। मातृ नहीं होगा, त्रि को त्र हो जाएगा। कुल मिलाकर बात ये है, ठीक है। आप इसके और उदाहरण देखो, जैसे मैंने कहा पितृ और यहां पर है आपका आदेश, ठीक है। ये थोड़ा सा और जल्दी समझ में आएगा। यहां पर है आपका री और यहां पर है आपका आ, ठीक। तो अब आपने नियम के अनुसार इसको बदल देना है,
री किस में परिवर्तित हो जाएगा, र में। अब देखिएगा वर्णों को कर दें व्यवस्थित, पितृ में से री निकल गया, तय हलंत बचा, और आदेश को ज्यों का त्यों आप लिखेंगे, क्योंकि बाद वाले पद में कोई चेंज नहीं करना होता है, क्योंकि एक वर्ण को ही आदेश हो रहा है, दूसरे को कोई आदेश नहीं हो रहा। तो आप देखेंगे पितृ और इसमें आदेश का आ मिल गया, तो पित्रा और देश, तो शब्द बन गया पित्रा देश आपका। ठीक है, इसी तरह से आप लिखें, जैसे मैंने लिखा पितृ और इधर मैं लिख दूं इच्छा। ठीक है, इधर मैंने लिखा इच्छा। तो अब आपको क्या करना है, वर्णों को निकालो, यहां से आपका री और यहां से आपका ई। अब देखिएगा नियम के अनुसार बस अपने काम अब आपको करते चले जाना है, भटकना ही नहीं है ना, घबराना ही नहीं है शब्द को देख के। अब क्या करें, पितृ और ये वाला पद ज्यों का त्यों इच्छा। अब आपने क्या करना है, पूरे पद को कर दो व्यवस्थित, कि आपने लिखा पितृ, इसको त्र बस इतना बनाना है। उसके बाद सामने वाले पद में, बाद वाले लास्ट वाले पद में जो स्वर है उसको इसके ऊपर चढ़ा दो, छोटी की मात्रा इसके ऊपर चढ़ा दी, तो शब्द बन गया पितृच्छा। पिता की इच्छा पितृच्छा आपका हो जाएगा। इसी तरह से मैंने कहा मातृच्छा, मातृ और आपका शब्द हो गया इच्छा, तो क्या बन जाएगा आपका मातृ री, और री को कर देना है र, है ना। तो अब आपका शब्द क्या बन जाता है, तो देखो भैया इधर से आपका बचता है मात, और इधर र, और इधर आपका इच्छा, है ना। तो अब इसको जोड़कर लिख देते हैं मात्र, और इस पे ई की मात्रा, शब्द हो गया मातृच्छा। ठीक है, समझ में आया अच्छे से कि नहीं आया है। मैम आपने पित्रादेश लिख दिया है, अच्छा तो फिर क्या होना था, मैंने कुछ गलत लिख दिया, एक मिनट चेक करूं। पित्रा, अच्छा देश है, सॉरी, अब सही है, पित्रा देश। ठीक है, तो मातृ और इच्छा मातृच्छा। और देखो जैसे एक और ऋकारांत शब्द है आपका, जैसे भ्रातृ कहते हैं भाई को, भ्रातृ किसको कहते हैं, भाई को कहते हैं। अब इसका अगर आप विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी भ्रातृ और इधर मैंने लिखा आदेश, तो क्या बन जाएगा, री को आपने कर देना है र, सीधा बदल दो। अब तो आपका शब्द बनता है भ्रात, और इधर आपने लिखा आदेश, तो शब्द क्या हो गया आपका भ्रा त्रा देश, हो गया कि नहीं हो गया। अब मैं आपसे कहूं आपको विच्छेद करना है, विच्छेद कैसे करोगे, तो देखिएगा जैसे शब्द है आपके सामने भ्रातृप देश, इसका आपको विच्छेद करना है। बताइएगा इसका विच्छेद क्या हो जाना चाहिए। मैं कहूं मात्रानंद, मात्रानंद, इसका विच्छेद क्या होना चाहिए। तो जहां पर पहली बात तो जिसके बीच में त्र वर्ण आपको दिखाई दे रहा है, तो याद रखना जहां पर भी त्र दिख जाए तो वो आपका क्या है, वो हमारा यण संधि का उदाहरण है, जिसके बीच में भी त्र दिख जाए, सबसे पहली शर्त। दूसरा अब आपको क्या करना है, जहां पर भी त्र दिखाई दे रहा है तो आप जानते हैं ना त्र किससे मिलकर बनता है, त और र से मिलकर बनता है ना। और उसमें जो उपदेश है, त्र में जो उग है यानी कि स्वर है, उसको तो इधर आपने लिख दिया है ना, उसको तो आपने इधर लिख दिया। अब आपने क्या करना है, ये जो र है आप जानते हैं कि इसमें यण संधि में र के स्थान पर री को र हुआ है, तो र को अपने पूर्व स्थान में भेज दो कुल मिलाकर। तो भ्रातृ और उपदेश भ्रातृपदेश। समझ में नहीं आया, एक बार फिर से देखो, मैंने कहा आपने लिखना है भ्रा, भ्रा के बाद आप जानते हैं भ्राता शब्द होता है, तो भ्राता का बन जाता है भ्रातृ, मूल शब्द भ्रातृ है, यानी कि ये जो त्र है, त्र में दो वर्ण आपके आते हैं त और र। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है त्रु, तो त्रु में क्या हो गया, त और रू हो गया आपका। तो तय तो आपने आधा लिखा, र के स्थान पर री की मात्रा चढ़ानी है, और र में जो स्वर है वो बाद वाले पद के साथ जोड़ दो, र में जो स्वर है उसको बाद वाले पद के साथ जोड़ दो। आप इधर देखो मात्रानंद में क्या हो जाएगा, तो यहाँ त्र के स्थान पर त्रि कर देना है, और त्र में जो स्वर है उसको बाद वाले पद के साथ जोड़ देना है ना। त्र में जो स्वर है उसको बाद वाले पद के साथ जोड़ दोगे तो मात्रानंद, मातृ और आनंद मात्रानंद। ठीक है,
अब मैं कहूं जैसे जामात्रिच्छा, जामात्रिच्छा, है ना, तो आप याद रखना जो त्रय है इसके स्थान पर आपको क्या कर देना है, त्रि। जामात्री कहते हैं जमाई को, ठीक है, जामात्री किसको कहते हैं, जमाई को। तो जामात्री के स्थान पर आपको त्रि कर देना है, और त्रि में जो स्वर है क्या है, ई की मात्रा है, तो उसको इस तरफ जोड़ देना है। तो जामात्री और इच्छा, जामात्रिच्छा, इस तरह से आपका शब्द बन जाएगा। तो ये दोनों आपके किस में आ जाएंगे, ये आपके यण संधि के उदाहरण हैं। यण संधि के आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ये वाला नियम थोड़ा अजीब था लेकिन बढ़िया था, समझ में आ गया होगा, ठीक है, या नहीं आया है एक बार पुनः देखिएगा इस नियम को तो दिमाग में बैठ जाएगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले बताया री वर्ण के बाद कोई भी स्वर आए तो री को र में बदल दो, केवल नियम आपको पता है, फिर उसको बदलने का काम आपका है, और उसकी जितनी प्रैक्टिस करते चले जाओगे वो नियम अपने आप सहज हो जाएगा। पहली बार नियम कठिन लगेगा, दूसरी बार जब आप अभ्यास करोगे थोड़ा सरल, तीसरी बार और सरल, उसके बाद आपको ऐसे याद हो जाएगा कि आप जिंदगी में गलती नहीं करोगे। इसीलिए इतने सारे उदाहरणों से मैंने आपकी प्रैक्टिस भी करवाई है। मात्री री को र बदल दो और बाकी वर्णों को व्यवस्थित कर दो, और ये व्यवस्था करना आपको अभ्यास से आएगा, एक बार में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो पुनः मात्री री को क्या करना है, र कर देना है। अब आप देखेंगे जब री मात्री में से री निकल गया तो मात आपका हलंत बचा, र और उपदेश, अब इनको जोड़कर लिख दिया तो आपका क्या बना, मातृपदेश, क्योंकि त और र को त्र बनता है, और बाद में जो स्वर है उसको इसमें जोड़ दो, है ना। ए होता तो ये त्र इस तरह से लिखता, इसमें ऊ है तो इस तरह से लिख दिया, इसमें ई है तो इस तरह से लिख दिया। तो ये आपका मात्रा कौन सी होनी चाहिए, बाद वाले पद के स्वर पर पता चलेगा कि बाद वाला जो वर्ण है वो किस स्वर से आरंभ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे पितृ और आदेश, तो पित्रादेश हो गया, पितृ और इच्छा पितृच्छा हो गया, इसी तरह से मातृच्छा मातृच्छा, भ्रातृ आदेश भ्रात्रादेश, आप भ्रातृच्छा भी कह सकते हो इसी तरह से, पितृपदेश भ्रातृपदेश, मात्रानंद मातृ आनंद मात्रानंद, यानी कि जिसके अंत में त्र होगा, जिस शब्द के बीच में त्र होगा तो उसका विच्छेद आपको त्रि कर देना है, ऋषि वाला री, ठीक है। अब एक और गड़बड़ आती है आपकी कि मैम री इधर भी आता है, जब गुण संधि में करते हैं ना, गुण संधि में भी री आता है आपका, है ना, और आपका यण में भी री आता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है वो भी मैं बता रही हूँ। गुण के री को तो क्या हो रहा है, अर हो रहा है, और यण के री को क्या हो रहा है, र हो रहा है लेकिन दोनों में एक फर्क है। जब गुण संधि की बात करते हैं तो इसकी शर्त ये होती है कि ए या आ के बाद री होगा, तब आपका क्या होगा, उसको अर हो जाएगा। जैसे आप देखें देव और इधर है आपका ऋषि, तो शब्द आपका क्या बन रहा था, देवर्षि बन रहा था कि नहीं बन रहा था, अर की ध्वनि नजर आ रही है। लेकिन यण संधि में क्या है, पहला वर्ण री होगा, बाद का कोई भी स्वर हो, है ना, बाद का कोई भी स्वर हो तब रह होना है। ये नियम थोड़ा सा विपरीत है, यण संधि में पहला वर्ण री होना जरूरी है, तभी आपका मातृ भ्रातृ शब्द आ रहे थे, है ना, मातृ भ्रातृ पितृ जामात्री, ये ही आपको शब्द दिखाई देंगे, इससे ज्यादा री वाले कोई शब्द आपको नहीं मिलेगा। तो जितने उदाहरण मैंने आपको बता दिए ना री वाले, इनसे बाहर मुझे नहीं लगेगा कोई उदाहरण आपका जा सकता है, ज्यादा ही उदाहरण आपको बताए हैं। तो जिनके बीच में भी आपको त्र नजर आ जाएगा वो आपके यण संधि के हैं, ठीक है। पितृच्छा क्या है, यण संधि का है, पित्रानंद क्या है, यण संधि का है। तो जिसके अंत में त्र आ जाए वो यण, और जिसमें अर की ध्वनि आ रही वो आपका गुण है। ये आप समझ लेना यण और गुण संधि में जो डिफरेंस है आपका, ठीक है। उम्मीद है ये वाली संधि अच्छे से आ गई होगी। तो हम अयादि संधि कर लेते हैं, आज ही उसका भी थोड़ा सा खात्मा कर लें। फिर 1 बजे आपकी यूट्यूब पर क्लास होगी यूपी टेट की, जिसमें मैं आपको पूरी स्वर संधि का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। तो आपको आज ही प्रैक्टिस हो जाएगी, दिमाग में बैठ जाएंगी सारी संधियाँ। तो पहला नियम ई वर्ण के बाद कोई भी स्वर आएगा असमान तो ई को य हो जाएगा। दूसरा नियम आपका क्या है कि भैया ई वर्ण के बाद ऊ वर्ण के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो ऊ को व आएगा, ठीक है। और तीसरा आपका र वाला है कि री को र हो जाए, है ना। तो अगर आप कहो मैम ट्रिक बताओ, देखो ट्रिक तो ऐसे कुछ काम नहीं करेगी, आपको ट्रिक तभी काम करती है जब आपने डिटेल में नियमों को पढ़ा हो। अब आपने डिटेल में नियम को पढ़ लिया तो आप याद रख लेना, अगर ये
और व के साथ में कोई आधा अक्षर है ना, जैसे न हो गया, त हो गया, साथ में अगर किसी शब्द के बीच में आपको त्र दिखाई दे रहा है तो ये 3 वर्ण जहां आपको नजर आ जाएं वहां पर आपकी यण संधि होगी, है ना। तो ट्रिक में आप इन चीज को याद कर सकते हैं और ये ट्रिक तभी कामयाब होगी जब आपको नियमों की अच्छी खासी जानकारी हो, ठीक है। चलेगा, बहुत शानदार। अब चलते हैं हम आपका लास्ट अंतिम संधि जिसको अयादी संधि कहते हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 5वीं संधि है अयादी। और अयादी संधि के आपके 2 नियम हैं जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। अयादी संधि, अयादी संधि का सबसे पहला नियम हमारा क्या होने वाला है, नहीं मतलब 4 नियम होंगे इसमें मुख्य रूप से अयादी संधि में। और वो नियम क्या है, ये अयादी संधि कहती है कि यदि ए के बाद क्या आ रहा है, कोई स्वर आ रहा है, तो ए को क्या हो जाए आपका अय आदेश होता है, पहला नियम। दूसरा नियम आपका क्या कहता है, यदि ऐ के बाद कोई आपका स्वर आ रहा है तो उसको क्या हो जाए, आय हो जाए, ये आप जानते हैं आदि संधि में। तीसरा नियम इसका क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है यदि ओ के बाद कोई भी असमान या भिन्न स्वर है तो आपका क्या होना चाहिए, अव होना चाहिए। और वहीं इसका चौथा नियम क्या कहता है, यदि औ जैसे ही मात्रा बढ़ी वैसे ही इधर मात्रा 1 बढ़ जाएगी, ठीक है, तो उसको क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। इतना नियम तो आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लेना ये चारों के चारों नियम कि ये ए ऐ और ओ औ के बाद आती है, ठीक है। इसमें 4 वर्ण आएंगे, ए ऐ ओ औ। तो ए के बाद आया तो क्या होगा, अय, और वहीं ऐ की मात्रा बढ़ गई तो 1 मात्रा इधर बढ़ गई, आय। ओ के बाद कोई स्वर आया तो अव, औ के बाद कोई स्वर आया तो आव, ठीक है। तो ये इसका आपका नियम चलता है आपका अयादी स्वर संधि का। तो इसमें हम सबसे पहले ए का नियम पढ़ते हैं, ठीक है, पहला नियम पढ़ते हैं। पहला नियम आपका क्या कह रहा है, तो चलिएगा भाई पहले नियम की तरफ। वो है कि यदि ए के बाद कोई स्वर है तो ये जो ए है इसको क्या हो जाए, अय हो जाए, ठीक है, इसको अय हो जाए। ये आपका अयादी संधि का प्रथम नियम है, ठीक है, अयादी संधि का पहला नियम है। अब इसके अकॉर्डिंग आप उदाहरण देखेंगे और समझते चलेंगे एक एक शब्द को। जैसे मैंने लिखा चे और इधर मैंने लिखा अन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वर्णों को निकालना है। च में क्या है, ए वर्ण है, ठीक है, और अन में क्या है, ए वर्ण है। तो नियम क्या कह रहा है, इधर वाले में कोई परिवर्तन नहीं करना है आपको, है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, नो चेंज, इसमें नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, ये नियम कह रहा है कि ए को क्या हो जाए, अय हो जाए, क्या हो जाए, अय हो जाए। अब आपने क्या करना है, च, क्योंकि चे था, च में से ए निकल गया तो च बचा आपका हलंत, है ना, और इधर वाले पद में नो चेंज तो आपने लिख दिया अन, ठीक है। एक एक वर्ण इतनी अच्छे से मैं खोल के बता रही हूं, कहीं डाउट रह नहीं जाए आपको कि च, चे और अन। तो अकॉर्डिंग टू नियम कह रहा है कि ए को अय में बदल दो, तो हमने ए निकाला, ए को अय में बदल दिया। जब आपका व्यंजन में से स्वर निकल जाता है तो व्यंजन तो स्वर रहित हो गया, तो च आपका स्वर रहित हो गया, ए के स्थान पर अय। अब बस इनको आपको जोड़ के लिख देना है, क्या बनेगा, च पूरा हो गया ए मिलकर, उसके बाद यह अपने सामने वाले ए से मिलकर पूरा हो गया, तो शब्द आपका क्या बन गया, चयन बन गया कि नहीं बन गया, कितनी आसानी से आपने कर लिया। इसी तरह से मैं कहूं जैसे ने और अन, अब आपका क्या हो जाएगा, यहां पर ए वर्ण है ना, और ए को आपने क्या करना है, ए को अय कर देना है। तो अब आप देखो आपका क्या बनेगा, इधर है न, हलंत है क्योंकि ए निकल गया, और इधर आपका अन, तो शब्द बन गया आपका नयन, ठीक है। अब थोड़ा सा और ट्विस्ट मैं आपको बताऊं और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा जे और इधर मैं लिख दूं ए, अब बताओ इसको क्या होगा, याद रखो कुछ नहीं, बस इतना कि नियम के अकॉर्डिंग आपको अब काम करना है। ये है ए और ये है आपका इधर ए, यानी कि इससे तो हमें कुछ काम है नहीं, बाद वाले वर्ण से। आपको ए को क्या कर देना है, अय कर देना है केवल और मात्र, ठीक है।
तो अब आपने लिखना है इधर ज आपका हलंत बचता है क्योंकि स्वर तो निकाल लिया, और ये वाला शब्द ज्यों का त्यों। तो शब्द क्या बना, ज अ मिलकर जय को पूरा कर दिया और इस वाले ए ने मिलकर य को पूरा कर दिया। तो शब्द आपका क्या बन गया, जय, चय, जय। ये शब्द आपके बहुत छोटे शब्द हैं और ये अयादी संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, तो जे और अ शब्द क्या बन गया आपका, जय। इसी तरह से मैं कहूं शे और इधर लिखा अ, तो क्या बनेगा भैया, ए को तो तुमने अय कर दिया है ना, और श आपका हलंत है ही, और इधर वाला ए, तो अब आपका वर्ण शब्द बन गया शय, है ना, जय, शय। इसी तरह से चे और ए, चे और ए, तो आपका शब्द क्या बन गया, चय। बना कि नहीं बना, तो ये आपका अयादी संधि का उदाहरण है। ठीक है, चयन, जयन, शयन। और देखो जैसे मैं एक और शब्द आपसे कहूं उदय, और यहां पर है ए, तो आपने क्या करना है, इस ए के स्थान पर अय कर देना है ना। ए के स्थान पर अय किया तो आपने लिखा उदय में से ए गया, उद बचा हलंत, और इधर आपका ए, तो शब्द क्या बचा, उदय, है ना। शब्द क्या बनता है आपका, उदय। तो उदय में भी कौन सी संधि है आपकी, अयादी संधि हो जाएगी। ठीक है, उदय में भी क्या होगी आपकी, अयादी संधि हो जाएगी। और देखो जैसे मैंने कहा विजय और अय, अब आपका क्या होगा, आप जानते हैं विजय में से ए को आपने कर देना है अय, है ना। ये जो ए है इसको अय कर दो, और जब ए के स्थान पर आपने अय कर दिया तो विज बचता है, और इधर आपका ए है, तो शब्द क्या बन गया, विजय। बना कि नहीं बना, कौन सी संधि हो गई, अयादी संधि हो गई। उसके बाद इसी तरह से जैसे विजय किया है आपने, इसी तरह से एक और शब्द आप कर सकते हो आराम से। मैंने कहा आपको विच्छेद करना है अब, ठीक है। चलो ये तो थी आपकी संधियां, अब आपको विच्छेद करना है। विच्छेद कैसे करोगे, मैंने कहा आपसे विनय, इसका संधि विच्छेद करके बताओ। अब विच्छेद कैसे करना है, तो आपके दिमाग में क्या हो, वही सीक्वेंस, वही नियम हो कि अयादी संधि क्या कहती है। अयादी संधि कहती है कि जब अय हो रहा है तो निश्चित रूप से आपका पहला वर्ण ए होना चाहिए और अंतिम पद क्या होना चाहिए, आपका ए होना चाहिए। ठीक है, ए यानी कि कोई स्वर, ए नहीं, कोई स्वर आपका होना चाहिए, ये नियम है। ए के बाद कोई स्वर आए तो आप देखेंगे इसको, तो आपने लिखा विन, और विन के ऊपर आपको ए की मात्रा चढ़ानी ही चढ़ानी पड़ेगी। विन हो गया। अब न के स्थान पर आपने ए की मात्रा चढ़ा दी, लेकिन न में सॉरी, अब यहां पर आपने करना क्या है, बाद में ए लिखोगे, लेकिन ये ए क्यों लिखा आपने, तो आप याद रखना विनय शब्द में आपका क्या है, विन और विनय, और आप जानते अय किसको हुआ है, आप जानते ए को अय हुआ है ना, ए को अय हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर आपने विन का जो ए है, ए के सॉरी अय जो है, सॉरी क्या कहना चाह रही थी मैं, कि ए को अय हुआ है, तो विन के ऊपर कुल मिलाकर जब हम इसको दोबारा से विच्छेद करेंगे तो विच्छेद में क्या होगा, अय के स्थान पर ए की मात्रा। अब य में जो स्वर है, य में जो स्वर होगा उसको बाद वाले पद के साथ आपको लिख देना है। ठीक है, कुल मिलाकर ये मामला है। फिर से देखो, आपने समझना है कि विनय है तो आपको पता है अंतिम पद ए होना चाहिए, तो य के स्थान पर आपको क्या कर देना है, आपने लिखा विन, और विन के बाद आपका यह है, तो य के स्थान पर इसके ऊपर ए की मात्रा चढ़ाओगे, और य में जो भी स्वर होगा उसको आप इधर लिखोगे। कुल मिलाकर बात ये है, तो य में जो भी स्वर होगा आपको इस तरफ लिखना है, और य के स्थान पर ए की मात्रा चढ़ा देनी है। ठीक है, य के स्थान पर क्या करना है, ए की मात्रा चढ़ा देनी है। इसी तरह से जैसे मैं लिखूं निलय, निलय, इसका विच्छेद क्या होगा, तो आपने क्या करना है, अंतिम पद में ए होना चाहिए, और य में जो स्वर है उसके स्थान पर वो स्वर इधर लिख देंगे, तो नीले और ए आपका शब्द क्या बन गया, निलय बन गया। इसी तरह से मैंने लिखा विलय, तो इसका विच्छेद क्या होगा, भैया य के स्थान पर तो ए की मात्रा चढ़ा दो, लेकिन य में जो स्वर है
उसको बाद वाले पद के साथ जोड़ दो। ठीक है, तो ये इसका आपका पहला नियम हो जाता है अयादी स्वर संधि का, कि ए के स्थान पर क्या हो रहा है, आपका अय हो रहा है। क्या हो रहा है, ए के स्थान पर अय हो रहा है। तो अब आपको अच्छे से ये वाला नियम समझ में आ गया होगा। और जब विच्छेद आपको करना होगा तो याद रखना, य के स्थान पर ए की मात्रा चढ़ानी है और य में जो स्वर है उसको बाद में प्लस के बाद लिख दो। ठीक है, तो य में कौन सा स्वर है, ए है, इन सभी में उसको आपने प्लस के बाद लिख देना है। ठीक है, विजय ए विजय, इस तरह से। अब चलते हैं हम, आपका दूसरा नियम इसका क्या है कि ऐ के बाद कोई स्वर आए तो तब आप क्या करोगे। तो इसके दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नियम क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ऐ है और ऐ के बाद अगर कोई स्वर आएगा तो ऐ को क्या हो जाए भैया, आय कर दो। ऐ को क्या कर दो, आय कर दो। तो चलिएगा, ये है आपका दूसरा नियम। अब इसको करते हैं थोड़ा सा नियम के अनुसार व्यवस्थित। मैंने लिखा जैसे शई और ए, ये लिखा है मैंने। ठीक है, अब आप क्या करना है, छोटे छोटे वर्णों से सीखेंगे। यहां से आपका क्या वर्ण निकलता है, ऐ। ऐ को क्या करना है, आपको पता है, आय करना है। ऐ के स्थान पर क्या करना है, ऐ के स्थान पर आय करना है। अब शब्दों को जोड़ दो। श में से स्वर निकल गया है, स बचता है आधा और ये है आपका ए। तो शब्द क्या बना, शाय। क्या बना, शाय। ठीक है, शब्द आपका बन जाता है शाय। अब एक और चीज, अगर आप य न लिखकर अर कर दो, आपने लिखा अर, तो शब्द आपका अब क्या बन जाएगा, यहां पर अर, तो शब्द बन गया शायर। बना कि नहीं बना, तो शायर इसी तरह से बनता है। शायर में आपकी कौन सी संधि होती है, अयादी संधि होती है। शई और अय शाय हो जाएगा, है ना, और अर कर दिया तो शायर आपका श आय और अर शायर आपका शब्द हो गया। इसी तरह से मैं और उदाहरण आपको दूं, जैसे मैंने आपसे कहा विनयी और इधर मैं लिख दूं अक। ठीक है, तो आपको केवल क्या करना है, वर्णों को परिवर्तित करना है। ऐ के स्थान पर आप जानते हैं क्या होता है, आय होता है, बस। अब यहां पर आपका क्या बचता है, विन, क्योंकि ऐ को क्या हो गया, आय हो गया, और इधर है आपका अक, तो शब्द क्या बन गया आपका, विनायक। तो विनायक में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, आपकी अयादी संधि हो जाएगी। और उदाहरण देखो, जैसे मैंने लिखा विधई और इधर मैंने लिखा इका। ठीक है, इका। तो अब आप देखेंगे क्या बनेगा आपका, यहां जो ऐ है, ऐ के स्थान पर सीधा अब कर देते हैं आय। ठीक है, ऐ के स्थान पर सीधा आय, तो शब्द आपका क्या बचा, विध, क्योंकि आय हो गया ऐ को, और इधर आपका इका, तो शब्द को जोड़ दो, क्या बनेगा, विधायिका, विधा य। अब य के ऊपर ह्रस्व ई की मात्रा चढ़ा दो, विधायिका बना कि नहीं बना, तो विधायिका में भी आपकी कौन सी संधि है, आपकी अयादी संधि हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से विधायिका और मैं कहूं विधई और अक, तो क्या बन जाएगा, विधई और अक। तो अब क्या बनेगा, यहां पर ऐ को आपने कर दिया आय, तो आपका शब्द क्या बनेगा, विधायक बनेगा कि नहीं बनेगा, विधायक आपका शब्द बन गया। विधई और अक, विधायक, विनायक। तो ये सीधी सी आपकी क्या है, अयादी संधि का दूसरा नियम है, और आप इसका अच्छे से विच्छेद भी कर सकते हैं। ठीक है, विच्छेद कैसे करना है भैया, तो इसके लिए कुछ मैं उदाहरण आपको बताती हूं अयादी संधि के ही। जैसे कोई शब्द आपको याद आ रहा हो, शायक। ठीक है, मैंने लिखा शायक। अब इसका आपको विच्छेद करना है। आपको पता है कि ऐ को आय होता है, जैसे मैंने लिखा आपका
चयन शब्द लिखा था और ये है शायक। जहां अय की ध्वनि आ रही है तो जो पहला पद है वो ए पर खत्म होना चाहिए, और अगर आई की ध्वनि आ रही है तो दूसरा पद आपका आई पर खत्म होना चाहिए, है ना। यदि आय है तो आई से समाप्ति होनी चाहिए, यदि अय है तो ए से समाप्ति होनी चाहिए। तो य में यानी कि आय जो शब्द है इसके स्थान पर आई कर दिया। य में जो स्वर है उसको आपको क्या करना है, आपको क के साथ जोड़ देना है। तो य में ए है और क है, तो शई और अक आपका क्या बन गया, शायक बन गया। मैंने कहा शाई का, ठीक है, मैंने लिखा शाई का। अब शायिका का विच्छेद करो, क्या करोगे, शायिका के स्थान पर चलो मैं लिख देती हूं गायिका, है ना। मैंने लिखा गायिका, इसका आपको विच्छेद करना है। तो आप जानते हैं आई, आय के स्थान पर कर देना है गई, है ना। अब य में जो स्वर है उसको बाद वाले पद के साथ में ऐड करना है। य में क्या है, ह्रस्व ई है, तो बाद वाले पद के साथ ऐड कर देना, तो शब्द आपका बन गया गायिका। यानी कि कुल मिलाकर ये है, अगर आय आ रहा है तो पहला वर्ण आई पर खत्म होना चाहिए, है ना। पहले वर्ण का अंतिम वर्ण आई होना चाहिए। अगर ए है, अय आ रहा है, तो पहले वर्ग का अंतिम वर्ण आपका क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। कुल मिलाकर बात ये है, ठीक है। तो गई और इका गायिका, शई और इका शायिका, ठीक है। इस तरह से आपका ये हो जाएगा अयादि संधि का दूसरा नियम। अब तीसरा नियम देखते हैं, इसका तीसरा नियम क्या कह रहा है। अरे समय भी खत्म हो चला, चलो जल्दी से इन दो नियमों को और देख सकते हैं। ओ को अव हो जाता है और औ को आव हो जाता है। ओ को अव और औ को आव, समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से हम तीसरा नियम चलते हैं। वो तीसरा नियम कह रहा है कि ओ के बाद कोई स्वर हो, ठीक है, तो ओ को क्या कर दो, आप अव कर दो। अब आप बहुत सहज हो जाओगे इस नियम में आसानी से, ठीक है। अब यहां पर ये आपका तीसरा नियम है, आप इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे मैंने लिखा शो और इधर मैंने लिखा ए, तो अब देखो क्या होगा, ये है आपका ओ, ठीक है, और नियम कह रहा है ओ को कर दो भैया अव, ठीक है। चलो कर दिया। अब वर्णों को कर दो व्यवस्थित। यहां पर आपने लिखा श, क्योंकि श में से ओ गया, और इधर आपने लिख दिया अ, तो वर्णों को व्यवस्थित कर दो, शब्द आपका बन गया शव, ठीक है। तो शव इस तरह से बन गया। मैंने लिखा उदाहरण भो और इधर मैं लिख दूं अन, तो अब आपका क्या बनेगा, ओ को आपने कर देना है अव, भ आपका बचता है हलंत, और इधर आपका हो गया शब्द अन, तो शब्द बन गया भवन। बना कि नहीं बना। इसी तरह से पो और अन, तो शब्द आपका क्या बन जाएगा, पवन बनेगा कि नहीं बनेगा। यानी कि ओ के स्थान पर आपको क्या कर देना है, अन कर देना है, ठीक है। और देखो जैसे मैं लिख देती हूं आपके सामने भविष्य, है ना, इसका आपको विच्छेद करना है। अब आप विच्छेद कैसे करोगे, तो आपको याद करना है कि अयादि संधि में अब उसी को होता है जिसके अंत में ओ आता है, ठीक है। अब उसी को होता है जिसके अंत में ओ आता है। तो आप याद रखेंगे भ को, भा के अब को क्या हो गया, ओ हो गया। और व में जो भी स्वर है, व में जो स्वर है उसको बाद वाले पद के साथ जोड़ दो। व में क्या है, ई है, और इसको हमने बाद वाले पद के साथ जोड़ दिया। भविष्य हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह से मैं आपके सामने एक और पद लिखती हूं। जैसे मैंने लिखा हो और इष्य, तो अब आपका क्या बनेगा, यहां पर ओ को आपने कर देना है अब, ठीक है, और इधर है आपका हलंत बचता है, और ये हो गया आपका इष्य। तो ये शब्द आपका हविष्य बना कि नहीं बना। भो और इष्य भविष्य, हो और इष्य हविष्य आपका बन जाता है, ठीक है। भो और अन भवन, शो और अब ए आपका शव आपका बन गया। इस तरह से आपका ये तीसरा नियम हो जाता है अयादि संधि का। और देखो जैसे मैंने लिखा पो और इधर लिख दूं इत्र, ठीक है, तो आप देखेंगे ओ जो है, ओ को आप कर दें अब, तो यहां पर प आपका बचता है हलंत, और ये है आपका इत्र। तो शब्द क्या बन जाता है, पवित्र बना कि नहीं बना, है ना। बहुत शानदार तरीके से आसानी से आपने समझ लिया होगा। इसका बस चौथा नियम और देख लो,
फिर ये आपकी स्वर संधि आज समाप्त हो जाएगी, है ना। 1-2 मिनट में अगली क्लास का ले लूंगी थोड़ा सा एक्स्ट्रा, है ना। फिर हमें कल से नई संधि पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर आपका चौथा नियम कह रहा है कि औ को आव हो जाए, ठीक है। चौथा नियम क्या कह रहा है, औ को आव हो जाए। फिर हम एप्लीकेशन यूट्यूब पर प्रैक्टिस करेंगे, 1 बजे आप आ जाना सभी, ठीक है। तो इसी का चौथा नियम कह रहा है कि औ को क्या हो जाए, आव हो जाए, सॉरी, औ के बाद कोई स्वर हो तो औ को क्या हो, आव कर दो कुल मिलाकर, ठीक है। तो ये आपका चौथा नियम है। अब इसके अनुसार आप कुछ उदाहरण देखेंगे और अपने नियम को समझेंगे। जैसे मैंने कहा भो, भऊ और इधर है आपका उक, ठीक है। अब नियम आपने पढ़ लिया कि अंतिम वर्ण अगर औ है तो औ को किस में बदल दो, आव में बदल दो। ये आपने पढ़ा ही है ना। इसको किस में बदल दो, आव में बदल दो, आव। अब वर्णों को कर दो व्यवस्थित। तो ये भौ में से औ गया तो आपका भ बचता है हलंत, और इधर आपका हो गया उक, तो शब्द बन गया भावुक। हुआ कि नहीं हुआ। आगे देखें, मैंने लिखा पऊ और इधर है आपका अक, तो यहां पर ये जो औ है उसको आव कर दिया हमने। प आपका हलंत है, इधर है अक, तो शब्द आपका हो गया पावक। पावक किसको कहते हैं, अग्नि को कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बताओ जल्दी। बहुत शानदार। तो पऊ और अक आपका क्या बन जाता है, पावक शब्द बन जाता है। और देखो जैसे मैंने लिखा धऊ, धावक, इसका अब आप विच्छेद करो। जब आप विच्छेद करेंगे तो आपके दिमाग में अपनी समीकरण हो कि आव किसको होता है, औ। तो यानी कि जो पहला पद होगा उसके अंत में औ आना चाहिए। तो पहला पद है आपका ध, है ना, इसके अंत में औ होना चाहिए। और उसके बाद व में जो स्वर है उसको बाद वाले पद से जोड़ दो, तो शब्द आपका धऊ और अक धावक हो गया कि नहीं हो गया, है ना। और देखो मैं लिखूं जैसे शाविका, शाविका, है ना। मैंने लिखा भाविका, भाविका, है ना। तो अब आप देखेंगे इसका कि कौन सी संधि किस तरह से है। तो विच्छेद कर दो। आपको पता है पहले पद में के अंत में औ आना चाहिए, तो पहला पद है श, इसके अंत में औ कर दो। और उसके बाद दूसरा पद क्या है, जो व में स्वर है, व में ई है तो कर दो इका। इसी तरह से आपका क्या हो गया यहां पर भऊ, और इसका जो अंतिम पद है वह है, वह में क्या है, इक है, भाविका। तो शब्द आपका क्या हो गया, इका भाविका। बन गया कि नहीं बन गया। तो जहां पर आपको आव की ध्वनि नजर आए वो आपका अयादि संधि हो जाएगा, ठीक है। एक और देखो मैंने लिखा श्रावक, श्रावक, श्रावक का विच्छेद क्या हो जाएगा, तो जो पहला शब्द है उसको अंत में औ हो और वह में जो स्वर है वो बाद वाले वर्ण से जोड़ दो, तो आपकी ये अयादि संधि हो जाती है। बोलो अयादि संधि में और यण संधि में यहां तक कोई परेशानी आपको आई, समझ में आया अच्छे से या नहीं आया। मैंने थोड़ी सी लास्ट में स्पीड बढ़ाई है, लेकिन मैंने इसीलिए बढ़ाई है क्योंकि आपकी स्पीड अच्छी खासी अब हो चुकी है। आपको एक एक वर्ण समझ में आता है कि क्योंकि आपने नियम समझ लिया, तो नियम के अकॉर्डिंग अब आप वर्णों को समझना सीख जाओ, है ना। तो समय के अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी स्पीड आपको भी बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी मैं बढ़ाऊंगी तभी काम चलेगा, है ना। तो यहाँ पर जहाँ भी फिर भी कोई दिक्कत रहेगी आप मुझको टेलीग्राम में मैसेज कर देना, बता देना। बाकी हम क्या है प्रैक्टिस करेंगे 1 बजे यूट्यूब पर। आप सभी 1 बजे आ जाना यूट्यूब पर, ठीक है। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।